हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कॉल्ड। यहाँ पे बोला है माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबली लैंग्वेज। तो याद रखना, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम एक तरीके का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी लैंग्वेज से बना जाता है, या फिर पूछा जाता है कि वो जो सॉफ्टवेयर बना होता है वो कौन सी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होता है, तो असेंबली लैंग्वेज उस टाइम पे राइट आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज में पूछा जाता है कि असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है, ठीक है, जो कोड होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है निमोनिक्स की कोड में। निमोनिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड है उसको हम क्या भी बोलते हैं? उसको निमोनिक्स कोड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे निमोनिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना होगा किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा रजिस्टर 1 है और रजिस्टर 2 है। अब इस रजिस्टर में 10 पड़ा है और इस रजिस्टर में 20 मेरा डाटा मतलब यहाँ पे पड़ा है। तो इस टाइम पे मुझे अगर इन दोनों डाटा को प्लस करना होगा, तो सिंपली मैं क्या एक निमोनिक यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं सिंपली ऐड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम निमोनिक यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज में ऐड R1 कोमा R2। इससे क्या होगा? जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, जो भी हमारा R1 का डाटा होगा उसको R2 के डाटा के साथ ऐड कर देगा और उसको वो फर्दर कहाँ स्टोर कर लेगा? हमें पता है सारा का सारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होते हैं। और जो इमीडिएट रिजल्ट आता है वो भी कहाँ स्टोर होता है? हमारा एक्यूमुलेटर के ऊपर ही स्टोर होता है। तो ऐसे करके जो हमारे ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा ऐड होता है, मतलब मल्टीप्लाई के लिए MUL लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए SU भी लिखते हैं। इसके अलावा जंप के लिए होता है JMP। ठीक है, काफी सारे निमोनिक्स होते हैं जो हम जब असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं उस टाइम पे ये सारी की सारी आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कैन बी यूज्ड इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि अगर मुझे स्पीड ऑफ कंप्यूटर को मेजर करना है तो यहाँ पे बताइए आपकी कौन सी जो है यूनिट हम इनमें से यूज करते हैं। फर्स्ट लिखा है जैसे SYPS, तो यहाँ पे ऐसी तो कोई यूनिट नहीं होती है। सेकंड लिखा है जैसे MIPS एंड FLOP, तो यहाँ पे क्या है? सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम स्पीड ऑफ द कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मिप्स और या फिर फ्लॉप्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आएगा फ्लॉप्स। तो इसको हम बोलते हैं मिप्स की फुल फॉर्म की बार पूछी जाती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको बोला जाता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कि एक सेकंड में क्या होती है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्लॉप्स की पूछी जाती है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है काफी। केवल इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इनको नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फॉरगिंग ऑफ द रिटर्न एड्रेसेस ऑन एन ईमेल टू शो दैट द ईमेल मैसेज अपेयर टू कम फ्रॉम समवन अदर देन एक्चुअल सेंडर। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है? फॉर एग्जांपल निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल पर रिटेन एड्रेस का एक फोर्जिंग को दर्शाता है, ये दिखाने के लिए कि ईमेल संदेश वास्तविक प्रेषक के अलावा किसी और से आते हैं। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक्चुअल जो सेंडर है उसने वो मैसेज सेंड नहीं किया है, पर वो जो थर्ड पर्सन है उसने वो जो फर्स्ट पर्सन का मैसेज उसको फॉरवर्ड किया किसी थर्ड पर्सन को। तो इस टाइम पे जो कंसेप्ट यूज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी का जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं। स्पूफिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है। तो उस टाइम पे एग्जाम्पल वहां पे भी दिया जाता है कि जब एक पर्सन है वो एक्चुअल में क्या करता है, सिंपल बोलने का मतलब है कि किसी और एक्चुअल सेंडर नहीं होता, पर वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं वो सेंडर हूँ जो आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर वो सेंडर कोई और होता है। तो इस टाइम पे जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्पूफिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक इंक्लूड द फाइल नेम एंड पॉसिबली अ डायरेक्टरी और अ फोल्डर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइल स्पेसिफिकेशन, है ना। फाइल स्पेसिफिकेशन की ये डेफिनेशन है कि अ फाइल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड, फाइल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो फाइल का नाम आता है, साथ ही साथ पॉसिबली होता है कि कौन सी डायरेक्टरी या फिर वो फोल्डर में वो जो हमारी फाइल है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे हम कोई फाइल ओपन करते हैं वहां पे लिखा होता है ना, सी के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर
ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास XYZ नाम का फोल्डर है, उसमें हमारे पास abc.txt करके हमारी फाइल है। ठीक है, ये सारी की चीज़ें हमें कहाँ मिल जाती हैं, जब भी हम एक फाइल की स्पेसिफिकेशन जब ओपन करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द डिवाइस टू रिट्रीव डाटा एंड प्रोग्राम इन इट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पीड बोलते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो जितना भी टाइम लगता है किसी डिवाइस को कोई डाटा रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, तो डाटा हो गया चाहे कोई प्रोग्राम हो गया, उसको कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो उस टाइम पे जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस स्पीड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, मोस्ट मेल प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट्स इन एन ईमेल। जो हमारा ईमेल होता है उसमें दो ऐसे फील्ड्स होती हैं बेसिकली जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक तो फ्रॉम वाला आता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी को सेंड कर रहा हूँ तो मेरी ईमेल एड्रेस तो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाती है, और साथ ही साथ क्या आ जाती है, एंड डेट। ठीक है, तो ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था ये। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी जावा एक एक्चुअल में लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी, बस ये चीज पूछी है। तो जावा जो हम पढ़ते हैं ये बनाई थी सन माइक्रो सिस्टम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा था जावा किसने बनाई थी, तो जेम्स गोसलिंग ने बनाई थी ये। ठीक है, जेम्स गोसलिंग ने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी, जावा लैंग्वेज बनाई थी। और जावा का पुराना नाम पूछा जाता है कई बार, ओल्ड नेम क्या था इसका, जावा का। तो जब ये ओल्ड नेम मतलब इसका ओल्ड प्रोजेक्ट नेम क्या था, ओक। ठीक है, ओक एक्चुअल में एक ट्री है, उसके नाम पे जावा का नाम पहले था, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया जावा में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम दैट हैज बीन फिजिकली अटैच्ड इनटू अ चिप। यहाँ पे सिंपली बोला है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो फिजिकली अटैच्ड होता है किसी चिप के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, है ना। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्चुअल में फर्मवेयर क्या होता है, हमारा एक एक्चुअल में हम एक मेमोरी पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रोम पढ़ते हैं। रोम एक तरीके की क्या है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि एक बार जो मैंने डाटा रोम के अंदर लिख दिया वो डाटा इरेज नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी का फायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है जितना भी हमारा सारा का सारा जो एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर काम होता है वो कौन सी मेमोरी पे होता है, हमारी रैम के ऊपर होता है। पर जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, तो जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के ऊपर लेकर आना पड़ता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा चले और यूजर को सारी चीजें उसको दिख सके। जैसे हम बूटिंग करते हैं ना, उस टाइम पे ये सारी चीजें एक्चुअल में प्रोसेस हो रही थी, काम हो रहा था बैकग्राउंड में। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में एक्चुअल में जो हमारी रोम होती है, रोम के अंदर कौन सा एक प्रोग्राम पड़ा होता है, हमारा फर्मवेयर पड़ा होता है। अब फर्मवेयर एक्चुअल में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो फिजिकली अटैच होता है, मतलब फिजिकली अटैच इन द सेंस वो रोम के अंदर इंसर्ट होता है बेसिकली। तो फर्मवेयर का एक्चुअल में काम क्या होता है, इसके अंदर क्या मिलता है हमें, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से वो आएगा, कहाँ से, मतलब जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उससे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ेगा रैम पे। तो उसकी स्टार्टिंग एड्रेस है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेकर आना है ना। तो वो किस में लिखते हैं, कौन सी मेमोरी में, हम फर्मवेयर में लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको इजीली समझना हो तो मान लो ये मेरे पास आ गई रोम और ये मेरी आ गई रैम यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा काम कहाँ होता है, रैम में। और ये मान लो ये मेरी रैम है 8 GB की, 8 GB की मेरी रैम है ये। और यहाँ पे मेरा आ गया हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, और ये मान लेते हैं 1 TB की मेरी हार्ड डिस्क है। इसमें से जो इतना पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारी 200 GB है वो किसकी है, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन जो फाइल्स होंगी, ठीक है, वो सबसे पहले हम कहाँ लोड करवाएंगे, हमारी रैम के ऊपर। तो एक्चुअल में ये इसको कैसे पता लगेगा कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन लेकर आनी है, जैसे हमने सिस्टम ऑन किया, इसलिए हम जब सीपीयू ऑन करते हैं तो सीपीयू ऑन होता है तो सबसे पहले जो रोम होता है, रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है, इसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर एग्जीक्यूट होता है। तो फर्मवेयर जैसे एग्जीक्यूट होता है तो इसका मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, वो सिंपली सीपीयू जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के एड्रेस के ऊपर। मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट एड्रेस है, यहाँ से उसको हार्ड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आना है कहाँ से, हार्ड डिस्क से। ठीक है, तो वहां से लेकर उसको ले आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और कहाँ पे लोड कर देगा, हमारे रैम के ऊपर लोड कर देगा। तो जैसे रैम के ऊपर लोड कर देगा तो हमें वहां पे लिखा जाता है ना कि वेलकम समथिंग, है ना। तो एक्चुअल में वो एक्चुअल में सारी की जो बैकएंड में प्रोसेसिंग हो रही थी वो ये सारी की हो रही होती है। सबसे पहले हम स्विच ऑन करते, पावर ऑन करते, पावर ऑन के बाद हमारे जो बायोस टेस्ट होते हैं वो सारे काम करते हैं। तो उसके बाद एक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसको बोलते हैं फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर में एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रोग्राम लिखा हो गया होता है, प्रोग्राम
कौन सा लिखा गया होता है जो एक्चुअल में इंडिकेट करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा है वो कहाँ पे लोड करेगा, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर हमारा रैम के ऊपर, क्योंकि हमें पता है सारा का सारा काम ही हमारा कहाँ होता है, रैम के ऊपर ही होता है। तो जैसे हार्ड डिस्क का डाटा रैम के ऊपर लोड होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही ऑन हो जाएगा, फिर हमें वहाँ पे वो स्क्रीन दिखती है, वेलकम है ना, वेलकम वगैरह की, उसके बाद हमें लॉगिन वगैरह का इंटरफेस दिखता है ऐसे करके। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जो बैक एंड में चलती हैं। तो फॉर्मवेयर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में कौन सी ऐसी मेमोरी है जो एक्चुअल में फिजिकली अटैच्ड होती है किसकी, हमारी चिप के साथ। तो यहाँ पे फॉर्मवेयर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी दैट मस्ट हैव अ कांस्टेंट पावर सप्लाई। यहाँ पे बोल रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कांस्टेंट पावर सप्लाई जिसको चाहिए होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस डी रैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक्चुअल में क्या होते हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ये क्या होते हैं हमारे पास, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज से वो क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड होते हैं उनको क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसको समझ ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोड लिखा है, ABC करके कोड लिखा है, अब ये मेरी क्या आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। पर कंप्यूटर ABC तो नहीं समझता है, वो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0101 समझता है। ठीक है, तो ए का कोड मान लो ये लिख दिया, बी का कोड मैंने ऐसे करके लिख दिया और सी का कोड मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए, मतलब हाई लेवल से लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है, एक असेंबलर आता है, एक कंपाइलर आता है। ठीक है, इसके अलावा इंटरप्रेटर आता है, जैसे यहाँ पे बोला था इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये भी एक एक्चुअल में एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल जो प्रोग्राम होता है उसको कंप्यूटर की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे प्रोग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोग्राम के अलावा यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिखा होता तब भी वो भी क्या होता, हमारा राइट आंसर होता। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, हमारे हमारे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर एक हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेंटर द पैराग्राफ। अगर मुझे पैराग्राफ को सेंटर करना होगा तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल+E का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ड की बात करें, MS वर्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट कमांड पढ़ते हैं। तो वहाँ पे कंट्रोल+E हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये करता है कि सेंटर अलाइनमेंट करता है। ठीक है, ये करता है एक्चुअल में सेंटर अलाइनमेंट करता है, सेंटर अलाइनमेंट का काम करता है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C एक्चुअल में क्या काम करता है, कॉपी का। ठीक है, कंट्रोल+L ये करता है लेफ्ट, और ये करता है हमारा राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट अगर मुझे किसी कंटेंट का करना हो तो कंट्रोल+L और कंट्रोल+R। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोलते हैं सेंटर द पैराग्राफ, तो यहाँ पे सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट URL। जो हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। तो ये एक्चुअल में इसमें बताने के इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। फर्स्ट लिखा है एक वेब ब्राउजर, तो ये वेब ब्राउजर तो होता नहीं है। इट इज अ मैसेंजर, मैसेंजर भी नहीं होता ये। इट इज अ मेल सर्वर, तो मेल सर्विस भी नहीं होती है एक। इट इज अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या है, हमारे पास एक ग्लोबल एड्रेसेस होती है किस चीज का, डॉक्यूमेंट का, जो कहाँ पे हमें प्रेजेंट मिलते हैं किसी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। ठीक है, अब URL एक्चुअल में होता है क्या, जब भी आप अपना ब्राउजर ओपन करते हो तो ब्राउजर में आपको यहाँ पे एक सर्च का बॉक्स दिखता है। ठीक है, उस सर्च के बॉक्स में जैसे आप कुछ वेबसाइट का नाम करते हो, www.google.com ऐसे सर्च करते हो, तो इस टाइम पे जो ये google.com या www जो भी गूगल आप यहाँ पे टाइप कर रहे होते हो, ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ URL में आता है, URL की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट अ पर्सनल कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। अगर मुझे किसी PC को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होगा तो मैं किस चीज का यूज करूंगा, या बेसिकली कौन से नेटवर्क डिवाइस का मैं यूज करूंगा। तो इसके लिए हम क्या राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर मुझे PC को कनेक्ट करना हो किसी नेटवर्क के साथ तो मुझे क्या चाहिए, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए मुझे। ठीक है ना, NIC बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि पर्सनल कंप्यूटर को अगर मुझे
नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होगा तो मुझे क्या चाहिए कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीपीयू। यहाँ पे बोला है कि सीपीयू के बताना है कि सीपीयू के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर बाय ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट तो यहाँ पे राइट आंसर तो नहीं होगा, इट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कॉज प्रोसेसिंग टू अकर। तो इसमें राइट आंसर क्या हमारा बन रहा है, इट मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, मोज़िला भी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है हमारा, ओपेरा भी है, पर सीई कोई भी हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गूगल का क्रोम आता है। ठीक है, गूगल क्रोम एक्चुअल में क्रोम ब्राउजर है और गूगल का प्रोडक्ट है, तो हम बोल देते हैं गूगल क्रोम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। यहाँ पे बोला है कि यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है। तो जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो वहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं नैंड पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं नोर। ठीक है, नैंड और नोर हम क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसे यूनिवर्सल गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम जितने भी हमारे पास बेसिक गेट्स होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सिंपली बना सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नैंड दे रखा था, तो यहाँ पे फर्स्ट फोर्थ हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है हमारे पास, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। जो हमारा पिंग होता है, ठीक है, जैसे हम पिंग एक्चुअल में कमांड यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है वो काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो हमारा ICMP है प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हमारा काम करता है। पिंग के जब हम पिंग कमांड एक्चुअल में यूज करते हैं नेटवर्किंग में, जब पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें पिंग कमांड पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे जो पिंग के साथ प्रोटोकॉल काम कराता है उसको हम बोलते हैं ICMP। ऐसा तो हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समथिंग कॉल्ड। यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की हमारे पास टेस्टिंग होती है, एक आती है हमारे पास ब्लैक बॉक्स और एक आती है हमारे पास व्हाइट बॉक्स। ठीक है, एक आती है ब्लैक बॉक्स और एक आती है हमारे पास व्हाइट बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स में एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो सिंपली क्या होता है, अब व्हाइट बॉक्स में कौन से होता है, जो हमारे पास बेसिक प्रोग्रामर आ जाते हैं और यहाँ पे सिंपल जो नॉर्मल यूजर आते हैं। अब बेसिक प्रोग्रामर होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो भी एक्चुअल में जो भी यूजर ने कोई कोड वगैरह किया होता है, ये एक्चुअल में जो टेस्टिंग वगैरह होती है, ये हम जब कोई प्रोग्राम वगैरह हम क्रिएट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो यूजर आते हैं, एक तो वो पर्सन है जिसको प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ आती है, वो कंप्यूटर समझता है, और एक नॉर्मल पर्सन आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल लेमैन आ गया, जिसको इन सब का कोई भी मतलब कुछ भी नहीं आता, उसको उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये प्रोग्राम एक्चुअल में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इससे ये एक्शन परफॉर्म होगा। और दूसरा बंदा है कि उसको एक्चुअल में पता होगा कोड में कि एक्चुअल में क्या कोड करके क्या ये प्रोग्राम कैसे वो क्लिक करेगा। तो व्हाइट बॉक्स में वो आते हैं कि जो प्रोग्रामर टाइप हैं, जो एक्चुअल में प्रोग्राम को देख सकते हैं पूरा का पूरा और उसमें एरर वगैरह निकाल सकते हैं। पर ब्लैक बॉक्स वाले वो बंदे मतलब यूजर्स होंगे जो एक्चुअल में प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को रन करेंगे और उसकी जो आउटपुट होगी अगर वो ठीक आएगी तब तो बोल देंगे कि वो आपका सॉफ्टवेयर ठीक है, अदरवाइज वो बोल देंगे कि इसमें कोई गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक प्रोग्रामर है, उसके पास 2+2=4 आ रहा है, तो वो उसके लिए ठीक है, और वो उसकी पूरी की पूरी कोडिंग देखेगा कि इसमें दो एक्चुअल में चीजें प्लस हो रही हैं, जब सिंपली बोलेगा कि दो वेरिएबल प्लस हो रहे हैं जिससे उसको आउटपुट में कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो ये ठीक है। पर अगर इन द फॉर्म ऑफ यूजर देखें तो यूजर को सिंपली देखना है कि कैलकुलेट में वो 2+2 करे, अगर उसके पास 2+2 करके 3 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम बनाया है वो आपने गलत बनाया है। अगर वही 2+2=4 आ गया, इसका मतलब है कि वो आपने प्रोग्राम ठीक बनाया है। तो एक्चुअल में यूजर और प्रोग्रामर में ये डिफरेंस होता है, और जो ये टेस्टिंग होती है इनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। पर यहाँ पे पूछा था कि जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है तो इसको हम इसके अलावा क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग। ठीक है, एक्चुअल में जो अलग अलग यूजर होते हैं उनके बिहेव के हिसाब से क्या क्या, एक्चुअल मान लो कि किसी को 2+2=4 चाहिए होगा, और किसी को मान लो फॉर एग्जांपल 2 × 2 करके, जैसे हम अर्थमेटिकल अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर में अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वो बिहेवियरल टेस्टिंग के अंदर आता है, क्योंकि यूजर की अलग अलग डिमांड्स होती हैं किसी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया PDF रीडर, ठीक है, अब वो जो पर्सन है, कुछ पर्सन के लिए सिंपल है, उनको बस PDF ओपन करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो उनके लिए तो वो ठीक है। पर कई पर्सन होते हैं वो चाहते हैं कि PDF में क्या हम कर सकें, उसमें कुछ चीज़ें अटैच कर सकें, ठीक है, उसमें PDF में अपना कुछ साइन वगैरह ऐड कर सकें। ठीक है, जो तो एक्स्ट्रा चीज़ें उन यूज़र को चाहिए होती है, वो उनका क्या है, एक तरीके का बिहेव है, तभी हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्क एक्सेस टाइम आर मेजर्ड इन। जो हमारा डिस्क को एक्सेस करने का टाइम होता है, उन उसको हम किस में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे देखो,
वैसे तो नैनो सेकंड्स आता है आजकल तो, ठीक है, नैनो सेकंड्स आता है, पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, मिली सेकंड, ठीक है। अगर इससे भी एडवांस पूछा था तो वहाँ पे लिखा था नैनो सेकंड, क्योंकि हम बताया आजकल जितने हमारे प्रोसेसर हैं वो काफ़ी फास्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क को एक्सेस टाइम हम किस में मेजर करते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा मिली सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक, अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे बोला है व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिशिंग टिप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेजेस, एक ऐसा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसमें हम इमेज को ड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो ये कौन सा, हमारा कोरल ड्रॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोरल ड्रॉ की एक्सटेंशन क्या होती है हमारे पास, डॉट सी डी आर, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और ये किस फॉर्म की है, मतलब इसका इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में क्या होता है, डाटा इसमें स्टोर होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जो हमारा कोरल ड्रॉ है या फिर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर इमेजेस को क्रिएट करता है या फिर वेक्टर इमेजेस को बनाता है, तो वहाँ पे भी राइट आंसर क्या था हमारा, कोरल ड्रॉ। इसके अलावा जैसे हमारे पास पेज मेकर है, तो ये एक्चुअल में जो पेज पब्लिशिंग वगैरह करने होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं पेज मेकर्स का। एम एस एक्सेस क्या एक हमारा डाटा बेस है, ठीक है। फोटो इमेज तो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और फ्रंट पेज वगैरह ये भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास, एफ टी पी इज बेटर देन एच टी टी पी, यहाँ पे बोला है कि वो जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, बेटर होता है किससे, हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। क्यों बेटर होता है, क्योंकि इट, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इट यूजेस सेपरेट चैनल फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। जो हमारा एफ टी पी होता है जो अलग अलग चैनल को यूज करता है किस चीज के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए और फ्लो कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डाटा वेयर हाउसेस, डाटा वेयर हाउस क्या होता है हमारे पास, तो ये एक्चुअल में डाटा वेयर हाउस क्या होता है, जैसे वेयर हाउस एक्चुअल में काम क्या होता है, जहाँ पे हम सिंपली काफी मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में काफी ज्यादा डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा वेयर हाउस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी डाउट या कुछ भी क्यूरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। हम रेगुलरली क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। इसके साथ क्या होगा, जितने आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे, जितने आप इनको रिवाइज करोगे, तो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जितने भी हैं वो सारे के प्रीवियस ईयर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे जितने भी शिफ्ट्स हैं कुछ भी हैं, उनके सभी में क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा यहाँ पे, सभी आपको एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।